गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एमप्लॉयमेंट क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपके एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं 2023 में क्लास 8 की, ठीक है, उसका सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का हम लोगों ने मॉडल प्रश्न पत्र लेके आए हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके जो मेन एग्जाम में आने वाले हैं 24 क्वेश्चन, उसी के पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको बहुत फायदेमंद होंगे आपके मेन एग्जाम के लिए। तो पिछले वीडियोज़ में हम लोग आपका अंग्रेजी और साइंस का हम लोगों ने आपको वीडियो बता दिया था। अब हम लोग सोशल साइंस का वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है और मेन एग्जाम के लिए इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या देखें, वैकल्पिक प्रश्न आपको दिए जाएंगे। प्रश्न का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो रहेगा आपका वैकल्पिक वाला रहेगा। ठीक है, इसमें जो आपको देखिए किस तरह से रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया। तो इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं आपको, 1920 के दशक में, 1920 के दशक में, 1930 के दशक में, 1940 के दशक में। तो सही आंसर क्या है आपका 1920 के दशक में बनाया गया। ठीक है, 1920 के दशक में बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है कहाँ पे, कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, नई दिल्ली में। तो सही आंसर क्या है इसका, नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कठपुतली एक खालिस्तान होता है। ठीक है, कठपुतली क्या होता है, खालिस्तान होता है। तो उसमें ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, क्या दिए हैं, खिलौना होता है, हथियार होता है, बर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, कठपुतली एक तरह का खिलौना होता है। ठीक है, सही आंसर भी आपको नीचे दिया हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसमें ऑप्शन दिया है पेरिस, रोम, लंदन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका, लंदन। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहाँ पे इसकी स्थापना की थी, लंदन में की थी। और कब की गई थी, 1600 दशक में। ठीक है, 1600 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई। ठीक है, कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या दिए हैं, ब्रिटिश दिया है, स्पेनिश है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी। तो सही आंसर क्या है आपका, पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पश्चिम कौन सी पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे हमारे इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके अधिकांश जो प्रारंभिक नेता कहाँ से थे, बम्बई और दिल्ली से थे, बम्बई और कलकत्ता से थे, कलकत्ता और मद्रास से थे, और दिल्ली और मद्रास से। इसका सही आंसर क्या है आपका, बम्बई और कलकत्ता से। ठीक है, जितने भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश जो प्रारंभिक नेता थे कहाँ से थे, बम्बई और कलकत्ता से। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर आप तीनों कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय राज्य के खालिस्तान अंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका, 1 2 3 4। तो कितने होते हैं, भारतीय राज्य के 3 अंग होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, याद करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद लोकप्रिय है, ठीक है, सॉरी बेहद अलोकप्रिय है, ऐसे कानून की लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है। ठीक है, संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद अलोकप्रिय है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिया गया है, ये अलोकप्रिय। तो ऑप्शन के देखिए कौन कौन से दिए हैं, जनसभाओं द्वारा, अखबारों में लिखकर, टीवी चैनलों के रिपोर्ट भेजकर, या हिंसात्मक क्रिया द्वारा। तो क्या करते हैं, हिंसात्मक क्रिया द्वारा इसका विरोध किया जाता है, आलोचना किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। तो ऑप्शन क्या दिए हैं आपके, उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आपका मात्रा, इसकी जो है मात्रा को क्या है, निर्धारित नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, वैकल्पिक क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन से स्थान सघन बसे क्षेत्र हैं। ऑप्शन दिया आपका मरुस्थल क्षेत्र, नदी क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र, या पर्वतीय क्षेत्र। तो सही क्या है आपका, नदी घाटी। जितने भी नदी घाटी है ये क्या है, बहुत ही सघन क्षेत्र में बसे हुए, सघन बसे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आसपास जो है नदी के आसपास ही जो है लोग बसना चाहते हैं ताकि उनको पानी की जो पूर्ति है वहाँ से हो पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेंगे आपके 11 से लेकर 20 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आपके आएंगे वैकल्पिक वाले और 10 क्वेश्चन आके आपके शॉर्ट आंसर्स वाले लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, और जो है 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके दीर्घ उत्तरीय वाले, मतलब लॉन्ग आंसर वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जेम्स मिल कौन था। जेम्स मिल कौन था। तो जेम्स मिल एक स्टॉकिस्ट अर्थशास्त्री था जो राजनीतिक दार्शनिक था। ठीक है, दोनों चीज़ें, स्टॉकिस्ट अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। ठीक है, कौन, जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर से क्या तात्पर्य था। चार्टर से क्या तात्पर्य था। तो चार्टर से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारिक समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। ठीक है, ये चार्टर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या है, वन गांव की स्थापना क्यों की गई थी। तो रेलवे की स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों की सस्ती और आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वन गांव की स्थापना कराई गई थी। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो आंसर दिया है, मेरठ पर कब्जा करने के पश्चात वहां के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े, दिल्ली के रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर लिया था,
तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी। ये सभी सिपाही लाल किला पहुंचे तथा बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में अनिच्छा के बावजूद बहादुर शाह को विद्रोह के समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मुगल सम्राट को विद्रोही का समर्थन क्यों करना पड़ता है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? तो 1854 में जो है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा। चूंकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड के द्वारा भेजा गया था अतः इसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं, आपको याद करना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, ये संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपक्षी दल किसे कहते हैं? संसद में बहुमत प्राप्त दल। ठीक है, गठबंधन दल को विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल जो है विपक्षी दल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि संसद में क्या होता है, जो पार्टी सरकार में होती है उसके विपक्ष जो पार्टियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? उसकी अपनी विपक्ष दल कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? तो देखिए आंसर क्या है? तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिससे मेखला कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? इसे मेखला कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है? स्थानांतरी कृषि क्या है? स्थानांतरी कृषि क्या है? इसे कृषि क्या इस कृषि को क्या हानियां हैं? ठीक है, स्थानांतरी को हम लिखते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? स्थानांतरी कृषि कहलाती है। तो स्थानांतरी कृषि की कौन कौन सी हानियां? देखो, एक तो पहला है कि आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब वनों का हाउस हो रहा है। दूसरा क्या है? मृदा अपरदन हो रहा है। तीसरा वायु प्रदूषण हो रहा है, जलाने से जब हम पेड़ों को जलाएंगे तो क्या होगा? वहाँ से जो वायु निकलेगी वो प्रदूषित होगी। ठीक, इस तरह से इसका आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आपका। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? मतलब हम जो ह्यूमन हैं, हम लोग ह्यूमन को रिसोर्सेज क्यों क्या कहते हैं, या लोगों को एक संसाधन क्यों कहते हैं? तो लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका मेन आपका टॉपिक है कि जो मनुष्य है अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो संसाधन हमको प्रकृति ने दिया हुआ है उसको अपने अकॉर्डिंग हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 21 से लेकर 24 तक है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके बड़े लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, ये आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए पहले, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के कारण की चर्चा कीजिए। ठीक है, जो यूरोपीय व्यापारी थे और उनकी जो कंपनियां थी उसके बीच में जो भारत के साथ लड़ाई हो रही थी उसका आपको चर्चा करना है, उसके बारे में लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंसर इसका क्या है? यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? ये सभी यूरोपीय कंपनियां लगभग एक जैसी चीज़ों की व्यापार कर रही थी, अतः इसमें आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक थी। ठीक है, दूसरा क्या है? अच्छी गुणवत्ता वाले महीन सूती एवं रेशमी वस्त्रों की यूरोपीय बाजार में बहुत मांग थी। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि भी यूरोप में बहुत लोकप्रिय थी। ठीक है, तीसरा क्या है? कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इन चीज़ों को कीमतें बढ़ जाती थी, फलतः लाभ कम से कम मिल पाता था। अतः जो है लाभ को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका उन्हें दिखता था, वह था प्रतिस्पर्धी को खत्म करना। अतः अपने बाजार को बचाने के लिए वो कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी। ठीक है, ये इसका आंसर आपको नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे शब्द में आपको आप प्रोवाइड किया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह से सही ठहराया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों के इस दावे पर प्रहार किया कि चूंकि वे आर्य थे अतः वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्थात तर्क दिया कि आर्य लोग विदेशी थे तो उस उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे तथा इस देश के सच्चे वासी को पराजित कर यहाँ की भूमि पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। इन आर्यों ने इन पराजित लोगों को निम्न जाति वाले लोगों के रूप में हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। दरअसल इस धरती पर तथाकथित निम्न जाति के देसी लोगों को अधिकार है, आर्यों का नहीं है। ठीक है, इस तरह से ज्योतिराव फुले ने वहाँ पे समाज सुधार में असमानताएं को दूर करने की कोशिश की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, किसी लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री को देश में संविधान की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो क्या कैसे करेंगे इसका आंसर आप देखिए। लोकतांत्रिक देश को
संविधान की आवश्यकता जरूरत पड़ती है क्योंकि इसका ऑप्शन पहला क्या है, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रह सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, वह ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग का रोका जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। ठीक है। इस तरह से किसी लोकतांत्रिक देश में संविधान की जरूरत और आवश्यकता बहुत पड़ती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये आपका इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। पहला देखिए 24 नंबर का है, औद्योगिक तंत्र को से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समझाइए। ठीक है। उदाहरण सही समझाइए। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ठीक है। इनका विवरण इस प्रकार है। पहला क्या है, निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए आपको प्रक्रम के अंतर्गत कच्चे माल को परिकृष्ट माल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। ठीक है। इससे अर्जित आय है, निर्गम करेंगे मतलब उसको एक्सपोर्ट करेंगे या बेचेंगे, उससे क्या मिलेगी, आपको आय प्राप्त होगी, मतलब इनकम होगी। तो उदाहरण के लिए देखिए क्या दिया है इसमें, उदाहरण के लिए क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत निवेश में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत आएंगे। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई शामिल होंगे और निर्गत होगी कमीज। ठीक है। मतलब जो निर्माण होगा किसका होगा, निर्गत मतलब जो प्रोडक्शन होगा काय का होगा, कमीज मतलब आपका शर्ट का हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके 24 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस पेपर के। ठीक है। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, 2-3 बार वीडियो देखना है ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अधिक से शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल पाए। ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, देखिए, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।